मत बोलो। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के सागर पे आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपको आज प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में कि प्राचीन इतिहास क्या होता है। प्राचीन इतिहास मतलब हमारे पूर्वजों का इतिहास। हमारे पूर्वजों ने जो खोज की प्राचीन में, वो बेसिक चीज़ें हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे कि उन्होंने पहिए की खोज की, जिसके बाद बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के बाद वाहन। इस तरह से हम दिन पर दिन बदलते गए और डेवलपमेंट की ओर आते गए। तो हम अपने पूर्वजों की खोज के बारे में कुछ पढ़ेंगे और आपको कुछ बताने जा रहा हूँ अपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में अपने भारत को लेके। हमारे भारत के अंदर अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता। जैसा कि नाम से ही पता चलता, अनेकता, विस्तार, उसमें एकता है। यानी हमारा भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, बोली, ये सभी अलग अलग है। और फिर यहाँ आने वाले लोग आर्य, तुर्क, मुगल, अफगान, मंगोल आक्रमणकारी थे, जो वो भारत में रहे नहीं। बाकी हमारे भारत ने इन सभी लोगों को अडॉप्ट किया, समझिए। ये लोग हमारे भारत में आके यहाँ की संस्कृति, सभ्यता में घुल मिल गए। आज वो लोग हमारे भारत की भारत का अभिन्न हिस्सा है संस्कृति और सभ्यता को लेके। ये एक हमारी विशेषता है प्राचीन इतिहास की। और ये प्राचीन इतिहास की बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे भारत में अनेकता में एकता है, डाइवर्सिटी बहुत है। और यहाँ पे सभी लोगों ने अपना अपना शासन चलाया। आर्य, मुगल यहाँ पे आए, आपके शक आए, सातवाहन, सब, कुषाण, कुषाण, ये सब बाहर के थे। पर यहाँ पे आके इन्होंने यहाँ की सभ्यता को अपनाया और यहाँ की संस्कृति के हिसाब से ये भी चले। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, बोलियां। हमारे भारत में 550 बोलियां हैं, 180 लैंग्वेज है, 180 भाषा है। 550 बोलियां हैं, 180 भाषाएं हैं। ये हमारे भारत की विशेषता है। उसके बाद ये भी, जो कि इन लोगों ने हमारे भारत की विशेषता है, प्राचीन भारत की विशेषता है। और ये सब जो ये बोलियां आई हैं, ये भाषाएं आई हैं, हमारे प्राचीन से ही निकल के आई है। इन भाषाओं का बेस हमारा प्राचीन ही है और इसीलिए हमें अपने प्राचीन इतिहास को समझना चाहिए। हर किसी को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे प्राचीन का क्या इतिहास है, हम किस तरह के बोली बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ।
एक मैप के थ्रू साउथ पोर्शन में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली बोली जाती है, द्रविड़ शैली बोली जाती है। और उत्तर भारत में पूर्वांचल की तरफ मुंडा शैली का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, हमारे भारत में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती है। कहने का मतलब है कि डाइवर्सिटी बहुत है बोलियों के लेके भी, लेकिन फिर भी सब में एकता है। अनेकता में एकता का इस बात से हमें पता चलता है। उसके बाद एक पॉइंट है राजा अशोक। अशोक जो थे वो भी हमारे भारत के इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बहुत एक धरोहर समझ लीजिए, क्योंकि अशोक ने बस कुछ पोर्शन छोड़ दिया जाए साउथ के, बाकी उसने पूरे भारत पे अपना आधिपत्य कर लिया था। इस मगध राज्य को विस्तार कर लिया था संपूर्ण भारत पे, अखंड भारत पे। तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, उनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए। उसके बाद समुद्रगुप्त जो 4वीं शताब्दी में, उन्होंने भी लगभग अपना विजय पताका लहरा दिया था। और उनका विजय पताका भी इसी हिसाब का था, तमिल के कुछ पोर्शन को छोड़ के बाकी हर जगह उनका राज था भारत में, संपूर्ण भारत में। समुद्रगुप्त का राज था 4वीं शताब्दी में। और अशोक ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में। समुद्रगुप्त 4वीं ईसा पूर्व में। और एक और बात, हमारे भारत में रामायण और महाभारत जैसा कि आप सभी लोग परिचित होंगे, रामायण और महाभारत एक महाकाव्य है हमारे। इसके हिसाब से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केरल की तरफ, साउथ की तरफ रामायण तमिल में, फिर हर लैंग्वेज में रामायण मतलब डाइवर्ट है, और मतलब रामायण की बोली बोली जाती है और बहुत श्रद्धा से बोली जाती है। यहाँ के लोग अपनी भाषा में, बंगाली लोग अपनी भाषा में, उत्तर के लोग अपनी भाषा में, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में, पर महत्व किसी के भाषाओं में किसी जरा सा भी कम नहीं है रामायण और महाभारत का। तो ये भी एक एकता का स्वरूप है। रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य ऐसे हैं जो भारत को जोड़ के रखते हैं, और सभी लोग अपने अपने लैंग्वेज में रामायण और महाभारत काव्य का पाठ करते हैं। दूसरा पोर्शन हम ले प्राचीन इतिहास के बारे में, तो दूसरा पोर्शन है वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। कहने का मतलब है वर्तमान में अतीत की क्या प्रासंगिकता है। इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। कि एशियन हिस्ट्री के महत्व के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसका दूसरा पॉइंट लिया जाए, वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम पुराने जीवन में आ जाएंगे, तो पुराने मतलब पुरानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो गुणगान करते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास को वापस लिया लाया जाए, इतिहास को वापस लाया जाए। मतलब उस तरह जो उस समय प्राचीन इतिहास में होती थी,
उसको वापस लाया जाए। जैसे कि उस टाइम जाति प्रथा था, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, ऋषि मुनियों का ज्ञान था। उस समय पर्यावरण बहुत बढ़िया रहा होगा, हरियाली रही होगी, लोग जंगल पे डिपेंड रहेंगे, खेती की जाती होगी बड़े पैमाने पे। ये सब चीज़ें प्राचीन इतिहास में होती थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सब चीज़ें दोबारा से आ जाए, तो मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है अगर ये चीज़ें आती है दोबारा से तो इनमें कुछ अच्छी चीज़ें है, इसके साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी है। जैसे कि जाति प्रथा, सती प्रथा, पुरानी रूढ़िवादी सोच, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे समाज को डेवलप होने से रोकती है, जो हमारे समाज को डेवलप होने से रोकती है, डेवलप नहीं होने देती। उन सब चीज़ों को हम क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि हम जब पुरानी चीज़ें अपनाएंगे तो उसके साथ साथ यही चीज़ें भी आएगी, तो वो चीज़ हम नहीं लेना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से प्राचीन इतिहास आज के हमारे ज्ञान विज्ञान को टक्कर नहीं दे सकती, ज्ञान विज्ञान को टक्कर नहीं दे सकती। मानता हूँ प्राचीन इतिहास का अपना महत्व है, प्राचीन इतिहास का ज्ञान विज्ञान को टक्कर नहीं दे सकती। मानता हूँ प्राचीन इतिहास का अपना महत्व है, उस समय के ज्ञान दर्शन वो अलग चीज़ है। लेकिन आज जो हमने अपना ज्ञान विज्ञान से जो डेवलपमेंट की है, हवाई जहाज़ की खोज की है, या फिर कुछ जो नई इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल, जो भी नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी हो रही है, वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। मतलब उसको टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा प्राचीन इतिहास के बारे में। तो ये पॉइंट है। उसके बाद महिलाओं का मानसिक रूप से दबा रहना, दूसरा पॉइंट। ये प्राचीन इतिहास में महिलाओं को दबाया जाता था, दबाया जाता था। तो हम ये चीज़ें वापस नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि नारी सम्मान तो किया जाता था, लेकिन उनको उस टाइम में दबाया जाता था कि उनको किसी चीज़ की, मतलब कि जैसे कि उनको पढ़ाई की छूट नहीं थी, उनको बस घर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी रूढ़िवादी सोच थी, आप बाहर नहीं जा सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, इस तरह महिलाओं को दबाया जाता था। और 300 से 600 के बीच में संगम का इतिहास रहा है, 300 से 600 ईस्वी तक संगम काल का इतिहास रहा है, जो कि साउथ पोर्शन से है। संगम इतिहास, चेर, चोल, चालुक्य इत्यादि, इनका संगम इतिहास रहा है, जो तमिल के क्षेत्र से था। धन्यवाद। आज मैंने आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताया। कृपया करके अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।